हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है यूडियोमेट्री। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक यूडियोमेट्री। ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए देखते हैं यूडियोमेट्री क्या है। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर यूडियोमेट्री कहते किसे हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि यूडियोमेट्री इट इज द स्टडी ऑफ volume and nature of the gas with the help of a special type of tube Eudiometer is known as यूडियोमेट्री। इसे हम यूडियोमेट्री का नाम देते हैं। ठीक है, यानी करें किसी गैस के वॉल्यूम और नेचर को अगर मेजर करना है तो उसे मेजर करने के लिए हम एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्यूब का यूज करते हैं। उसे हम क्या करते हैं, यूडियोमेट्री करते हैं। इसी कारण इसके मेजरमेंट को हम यूडियोमेट्री का नाम देते हैं। ठीक है, जिस स्पेशल ट्यूब का यूज करते हैं उस स्पेशल ट्यूब को हम यूडियोमीटर कहते हैं। ठीक है, और इसी कारण इसके मेजरमेंट को हम यूडियोमेट्री करते हैं। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर कि यूडियोमेट्री में हम किसी गैस का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, किसी गैस के वॉल्यूम और नेचर का मेजरमेंट करते हैं। इसी कारण यूडियोमेट्री इज आल्सो नोन एज गैस एनालिसिस। इसी कारण हम यूडियोमेट्री को गैस एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि आखिर इस यूडियोमेट्री से हम किसी गैस का मेजरमेंट किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो यूडियोमेट्री से गैस के मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, दो मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, यानी यूडियोमेट्री से गैस को एनालाइज करने के लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं। एक मेथड क्या होता है, कंबसन मेथड। और दूसरा मेथड जो होता है वो क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन मेथड। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों मेथड का एक एक करके स्टडी करेंगे। ठीक है, वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंबसन मेथड। कंबसन मेथड के नाम से पता चल रहा है कि इस मेथड में क्या होता है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ठीक है, हम क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीटली बर्न करते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीटली बर्न करेंगे देन इट गिव CO2 गैस विद H2O विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। और इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, कंबसन का नाम देते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, अभी हीट और लाइट से कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, हमें ये देखना है कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम बर्न करते हैं तो ये क्या होता है, CO2 गैस का इवोल्यूशन करता है, इसके साथ साथ H2O का इवोल्यूशन करता है। ठीक है, अगर ये H2O, अब देखिए ये H2O क्या है, यहाँ पर वाटर वेपर ग्रुप में है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, वेपर ग्रुप में। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर वेपर ग्रुप में। तो जब वाटर वेपर को अगर हम कंडेंस करेंगे, कूल करेंगे, देन इट डायरेक्टली चेंज इन लिक्विड फॉर्म। तो ये क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, है ना। जबकि अभी हमने आपको बताया कि यूडियोमेट्री इज आल्सो नोन एज गैस एनालिसिस। यानी इन केस ऑफ यूडियोमेट्री, ठीक है, वी हैव टू एनालाइज ओनली द गैसियस वॉल्यूम। यानी किसी गैस के वॉल्यूम को एनालाइज करने के लिए हम यूडियोमेट्री का यूज करते हैं, ना किसी लिक्विड वगैरह का। ठीक है, केवल गैस के वॉल्यूम को एनालाइज करने के लिए हम यूडियोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, तो सोचिए यहाँ पर कि जब यहाँ पर वाटर वेपर को हम इजीली कंडेंस कर सकते हैं, कंडेंस कर लेंगे तो वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और जब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो इसे हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में लाकर इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हाँ नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि अब हमें ये जानना है कि ये जो CO2 गैस बाहर निकला, इस CO2 गैस के वॉल्यूम को हम एनालाइज कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, है ना, कि किस तरह से हम एनालाइज करेंगे। और इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। उस एग्जांपल से आप इजीली समझ सकते हैं कि हम किस तरह से गैस को एनालाइज करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब क्या कर रहे हैं, हम कंसीडर ऑन रिएक्शन। वो रिएक्शन क्या है, सपोज करते हैं यहाँ पर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है CXHY।
ठीक है, ये क्या है, कोई हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन को अगर हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर हम यहाँ पर बर्न करते हैं तो बर्न करने से क्या होगा, ये CO2 गैस का इवोल्यूशन करेगा, प्लस क्या हो गया H2O, प्लस क्या हो गया हीट प्लस लाइट का इवोल्यूशन होगा। ठीक, देखिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब देखिए बैलेंस कैसे होगा, यहाँ देखिए यहाँ पर C का कितना एटम है, X एटम है, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, X एटम होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, Y है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, Y होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको Y/2 से, इसको Y/2 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब Y/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, Y बच जाएगा। ठीक है, अब ये अब क्या करना है, ऑक्सीजन का कैलकुलेशन करना है। ऑक्सीजन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन जो है वो कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पर देख लीजिए टोटल ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का एटम कितना होगा, 2x होगा, 2x, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना होगा, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर Y/2 होगा, यानी टोटल ऑक्सीजन जो है वो इस साइड जो है वो कितना है, 2x + Y/2 है। ठीक है, तो जितना ऑक्सीजन यहाँ होगा उतना ऑक्सीजन यहाँ होना चाहिए, है ना, यानी इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर O2 बराबर कितना होगा, 2x + Y/2 होगा। O2 कितना होगा, 2x + Y/2 होगा। ठीक है, तो अब करें जब O2 2x + Y/2, तो यहाँ पर O कितना हो जाएगा, O तो हम कर सकते हैं यहाँ पर 2x + Y/2 है ना। इसको देखिए O2 क्या लिख रहे हैं, 2 × O लिख रहे हैं, 2 एटम है ना, ऑक्सीजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम बराबर इतना एटम। ठीक है, इसलिए कहा यहाँ पर कि ऑक्सीजन का 2 एटम बराबर इतना, इसलिए एक एटम अगर निकालना है ऑक्सीजन का तो हम क्या करेंगे, इतना Y2, इतना Y2। अब यहाँ पर जब इतना Y2 यानी 1/2 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, x + y/4 हो जाएगा। ठीक है, x + y/4 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, ठीक है, x + y/2, यानी हम कर सकते हैं बैलेंस कैलकुलेशन के लिए CxHy प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर x + y/4 O2 फॉर्म क्या करना है, XCO2 प्लस क्या होगा, y/2 H2। ठीक है, इट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी इसका मतलब है कि जब हाइड्रोकार्बन को हम कंप्लीटली बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये क्या करता है, CO2 गैस होता है और y/2 H2 देगा। ठीक, अब कह रहा है कि इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको क्वालिटेटिवली ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, देखिए तो अगर इसका मान लिया, ठीक है, अगर हम 1 मिलीलीटर लेंगे, ठीक है, अगर कह रहा है यहाँ पर CxHy जो हाइड्रोकार्बन है, ये जो गैस है, इसका हम क्या करते हैं, 1 मिलीलीटर लेते हैं। ठीक है, जब इसका 1 मिलीलीटर लेंगे तो हमें ऑक्सीजन कितना मिलीलीटर लेना होगा, x + y/4 मिलीलीटर लेना होगा, कितना मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन लेना होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर CO2 गैस कितना लेना होगा, यानी हमें कितना लेना होगा, x मिलीलीटर ऑफ CO2 गैस लेना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आपका देगा 1 मिलीलीटर, तो ये कितना हो जाएगा, x + y/4 मिलीलीटर, ये कितना हो जाएगा, x मिलीलीटर, तो यहाँ पर वाटर वेपर कितना हो जाएगा, y/2 मिलीलीटर। ठीक है, y/2 मिलीलीटर। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर 10 मिलीलीटर अगर CxHy लिया जाए, इस हाइड्रोकार्बन को लिया जाए 10 मिलीलीटर, तो इसका कितना हो जाएगा, x + y/4 × 10 मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर CO2 गैस का क्वेश्चन कितना होगा, x × 10 मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर H2O का क्वेश्चन कितना हो जाएगा, तो कर सकते हैं y/2 × 10 मिलीलीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन सभी के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो रिलेशन मेरा क्या निकल रहा है, 1 मिलीलीटर = इतना मिलीलीटर = इतना मिलीलीटर = इतना मिलीलीटर। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि इसके 1 मिलीलीटर के बर्न होने से, है ना, कंप्लीटली बर्न करने से, ठीक है, अगर 1 मिलीलीटर ऑफ CxHy को इतना मिलीलीटर ऑफ O2 के साथ अगर हम कंप्लीटली बर्न करते हैं तो x मिलीलीटर ऑफ CO2 गैस होता है और y/2 मिलीलीटर ऑफ H2O का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस रिलेशन को केवल आपको याद रखना है और इस रिलेशन से ही आप किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, है ना, न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, इक्वेशन में लेते हैं, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कि किस तरह से हम इसका यूज करके गैस के वॉल्यूम को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पर लेट कर लेते हैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन है यहाँ दिया हुआ है कि इफ 10 मिलीलीटर ऑफ एल्केन क्या हो गया हाइड्रोकार्बन, ठीक। तो जब करेंगे 10 मिलीलीटर ऑफ एल्केन इज completely burned, ठीक है, in the presence of O2, है ना, in the presence of O2, then 20 milliliter of CO2 gas, है ना, is evolved out, ठीक है, ठीक है। find out the molecular formula of alkane। तो हमें क्या करना है, उस एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए तो यहाँ पर ये एल्केन है, एल्केन का मतलब हाइड्रोकार्बन, यानी क्या होगा यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये आपका क्या होगा यहाँ पर, ये भी हाइड्रोकार्बन क्या होगा CH2H5। इसको जब हम कंप्लीटली बर्न करेंगे तो ये क्या देगा आपका CO2 देगा, H2 ही देगा, ठीक है, H2 ही देगा, हाँ CO2 और H2 देगा। अब कर रहे हैं यहाँ पर जब ये CHHY O2 और CO2, तो अब क्या कर रहे हैं कि इसका 10 मिलीलीटर, ठीक है, इसका 10 मिलीलीटर, जब इसके 10 मिलीलीटर को कंप्लीटली बर्न किया जाता है तो यहाँ क्या बोल रहा है 20 मिलीलीटर, है ना, 20 मिलीलीटर ऑफ CO2 गैस बाहर निकलता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना, यानी इस एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, ठीक है। ये जो कंपाउंड है वो क्या है, एल्केन है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, एल्केन है, और एल्केन का जनरल फॉर्म हम क्या जानते हैं, CnH2n+2, हम ये जानते हैं, ठीक। अब ध्यान से अब देखिए तो ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पर क्या है, ये भी हाइड्रोकार्बन का एक रिलेशन था, ठीक है। तो आप सोचिए इस रिलेशन से अगर इसका 1 मिलीलीटर लिया जा रहा है तो O2 का कितना मिलीलीटर होगा, इतना मिलीलीटर होगा, ठीक है, CO2 का इतना मिलीलीटर होगा और H2 का इतना मिलीलीटर होगा ना, ठीक है। तो अगर सोचिए यहाँ पर कि अगर यहाँ इस एल्केन का, इस हाइड्रोकार्बन का अगर यहाँ पर 10 मिलीलीटर लिया जा रहा है, ठीक है ना, 10 मिलीलीटर का लिया जा रहा है, तो हम यहाँ देखिए, अच्छा लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर 10 मिलीलीटर, तो यहाँ पर अगर 10 मिलीलीटर लेंगे तो यहाँ पर CO2 कितना निकलेगा, x × 10 मिलीलीटर, x × 10 मिलीलीटर, समझ रहे हैं। यहाँ पर अगर यहाँ 20 मिलीलीटर आता तो यहाँ कितना होता है, x × 20 मिलीलीटर हो जाता, ठीक है, x × 20 मिलीलीटर हो जाता। तो सोचिए यहाँ पर CO2 का अमाउंट दिया हुआ है 20 मिलीलीटर इवॉल्व आउट होता है, 20 मिलीलीटर इवॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर इस रिलेशन से अगर 10 मिलीलीटर ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन इज कंप्लीटली बर्न देन इतना मिलीलीटर ऑफ CO2 गैस इज इवॉल्व आउट, ठीक है। तो फ्रॉम दिस रिलेशन एंड फ्रॉम दिस रिलेशन, इन दोनों रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं कि x × 10 मिलीलीटर ऑफ CO2 गैस इज इक्वल टू क्या होगा, 20 मिलीलीटर ऑफ CO2 गैस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, हाँ, यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर x × 10 ml, x × 10 ml इज इक्वल टू क्या होगा, 20 ml, इसलिए x इक्वल टू कितना आ गया आपका, ठीक है। और x क्या था आपका, नंबर ऑफ कार्बन आइटम, x क्या था आपका, नंबर ऑफ कार्बन आइटम। तो सोचिए अगर यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन मेरा क्या निकल रहा है 2, है ना, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू C, है ना, C इज इक्वल टू 2, कार्बन आइटम की संख्या 2 निकल गया। अब जब कार्बन आइटम की संख्या अगर 2 निकल गया तो एल्केन क्या होगा मेरा, एल्केन का फार्मूला जानते हैं CnH2n+2 होता है, Cn, है ना, CnH2n+2, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, इसमें क्या आ जाएगा C2H2 × 2 + 2 and C2H6, ठीक है। इट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्केन, ये एल्केन का आपका क्या निकल गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल गया, ठीक है। देखिए कितना इजी है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, मिटा दें इसे, अब ध्यान दीजिए, ठीक है, इस रिलेशन को रहने देते हैं अभी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगर यहाँ पर सपोज कर लीजिए यहाँ पर हम क्या कीजिए, इसको हटा के क्या करें 20 मिलीलीटर लेंगे, ठीक है, इसको हटा के क्या करते हैं 20 मिलीलीटर ले लेते हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं, एल्केन को हटाकर यहाँ पर हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, ठीक। तो करें 20 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कंप्लीटली बर्न, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ O2, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 it gives लेट कर देते हैं यहाँ पर 80 मिलीलीटर ऑफ CO2, it gives 80 मिलीलीटर ऑफ CO2 and 80 मिलीलीटर of H2,
H2O, ठीक है। फाइंड आउट द molecular formula of this hydrocarbon, तो हमें क्या करना है, इस हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए हम, चलिए। अब यहाँ क्या कर रहा है, कोई हाइड्रोकार्बन है, वो हाइड्रोकार्बन क्या था, CH+H1। लेट करते हैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन कौन होगा, CXH1। अगर इसे कंप्लीटली बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या देगा यहाँ पर, उसी प्रकार HCO2 प्लस यहाँ पर क्या जाएगा by2 यहाँ पर ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, बैलेंस करने पर x प्लस y/4 O2, ठीक है, x प्लस y/4 O2, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो अगर कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर 1 मिलीलीटर CXH लिया जाए तो इसका कितना मिलीलीटर लेना होगा, x प्लस y/4 इतना मिलीलीटर ऑफ O2 लेना होगा, ठीक है। इसका कितना लेना होगा, x मिलीलीटर ऑफ CO2 लेना होगा, और H2O का कितना होगा, y/2 मिलीलीटर ऑफ H2O बाहर को निकलेगा, ठीक है, एवोगाड्रो होगा। चलिए अब करा यहाँ पर अगर सपोज कर लिए कि अगर यहाँ 20 मिलीलीटर अगर दिया रहे, अगर यहाँ पर 20 मिलीलीटर लिया रहे, ठीक है, 20 मिलीलीटर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए x प्लस y/4 इंटू 20 मिलीलीटर, 20 मिलीलीटर, ठीक है। 1 मिलीलीटर से इतना मिलीलीटर, तो 20 मिलीलीटर से इतना इंटू 20 मिलीलीटर, इसलिए यहाँ कितना होगा 20 इंटू x मिलीलीटर, और यहाँ कितना हो जाएगा y/2 इंटू 20 मिलीलीटर, ठीक है, इतना H2 बाहर निकलेगा, ठीक। अब सोचिए, तो कह रहा है कि जब 20 मिलीलीटर हम हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो कितना मिलीलीटर CO2 बाहर निकलता है, इतना मिलीलीटर वाटर बाहर निकलता है। और यहाँ लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन में, कंपेयर कीजिए दोनों में, कि अगर 20 मिलीलीटर हाइड्रोकार्बन अगर बर्न करता है, 20 मिलीलीटर हाइड्रोकार्बन, 20 मिलीलीटर हाइड्रोकार्बन जब कंप्लीटली बर्न करता है तो यहाँ लिखा हुआ है 80 मिलीलीटर ऑफ CO2 देता है और 80 मिलीलीटर H2 देता है, हाँ। और यहाँ लिखा हुआ है 20 मिलीलीटर हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं कंप्लीटली तो कितना मिलीलीटर CO2, इतना मिलीलीटर ऑफ H2 देता है। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर हम क्या गेट करेंगे, ठीक है, देखिए तो कंपेयर करने पर हम क्या गेट करेंगे कि 20 इंटू x मिलीलीटर इज इक्वल टू क्या जाएगा 80 मिलीलीटर ऑफ CO2, ठीक है। और यहाँ कंपेयर करें तो क्या आएगा y/2 इंटू 20 मिलीलीटर इज इक्वल टू 80 मिलीलीटर हो जाएगा वाटर, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब दोनों को अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 8, है ना, y इज इक्वल टू 8, ठीक है। यहाँ पर 10 आएगा तो यहाँ से कट कैंसिल हो जाएगा 8, हाँ, y इज इक्वल टू 8। यहाँ देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पर 20 से 4 जा, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो गया 4। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 4 आ रहा है, y का वैल्यू 8 आ रहा है, ठीक है। अब x क्या था, x इक्वल टू कार्बन एटम इज इक्वल टू 4, और यहाँ क्या हुआ था y इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसलिए हाइड्रोकार्बन CXHY इज इक्वल टू कितना हो जाएगा C4H8, C4H8 यानी ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। यानी इस तरह से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन को कंप्लीट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कितना इजी है। अगर मान लिया कि यहाँ पर एल्केन दिया रहता, एल्कीन दिया रहता, एल्काइन दिया रहता, तो हमें हाइड्रोजन की संख्या को निकालना कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2 एल्काइन के लिए, ठीक है। तो अगर ये हाइड्रोकार्बन प्लेस पर अगर एल्केन एल्कीन एल्काइन दिया रहता तो केवल कार्बन का वैल्यू निकाल के हम फार्मूला में पुट कर देते हैं, निकल जाता। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, हमें पता नहीं है कि ये एल्कीन के बारे में पूछ रहा है, एल्केन के बारे में पूछ रहा है या एल्काइन के बारे में। इसी कारण हम लोगों ने क्या किया अभी कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का संख्या निकाल ली, ठीक है। और दोनों का वैल्यू निकालने के बाद क्या किए, दोनों का वैल्यू पुट कर दिए CXHY में, ठीक है। और इस तरह से वी कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड, एब्जॉर्प्शन मेथड। एब्जॉर्प्शन मेथड, ठीक है। इस मेथड में क्या किया जाता है, इस मेथड में डिफरेंट गैस को एब्जॉर्ब किया जाता है इन एब्जॉर्बेंट, ठीक है। यानी कह रहा है कि इन दिस मेथड वॉल्यूम ऑफ द
वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है, इन दिस मेथड वॉल्यूम ऑफ द, ठीक है, different gases is analyzed on absorbing into a suitable absorbent, ठीक है। अब क्या कर रहा है यहाँ पर कि ये जो एब्जॉर्प्शन मेथड है, इस मेथड में क्या क्या आता है, जो डिफरेंट गैस होता है, ठीक है, जो है ना, जिस गैस का हमें क्या करना है, वॉल्यूम मेजर करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है, उस गैस को हम क्या करते हैं, किसी सुटेबल एब्जॉर्बेंट में, किसी सुटेबल सॉल्वेंट में एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। तो जिसमें जिस सुटेबल सॉल्वेंट में हम एब्जॉर्ब करेंगे, उस सुटेबल सॉल्वेंट को हम एब्जॉर्बेंट का नाम देंगे, ठीक है। और जो गैस एब्जॉर्ब होता है उसे कहेंगे एब्जॉर्ब्ड गैस, ठीक है। यानी किसी गैस को क्या कहता है, दूसरे सॉल्वेंट में एब्जॉर्ब किया जाता है। तो जिस सॉल्वेंट में एब्जॉर्ब करेंगे उस सॉल्वेंट को एब्जॉर्बेंट कहेंगे, एब्जॉर्ब करने वाला, है ना, एब्जॉर्बेंट कहेंगे। और जो एब्जॉर्ब होता है उसको कहेंगे एब्जॉर्ब्ड गैसेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो याद रखना है यहाँ पर कुछ, यहाँ पर आपको क्या करना है कि प्रत्येक गैस के लिए एक सुटेबल एब्जॉर्बेंट होता है, ठीक है, एक सुटेबल सॉल्वेंट होता है जिसमें वो गैस क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना होगा कि कौन सा गैस किस सॉल्वेंट में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो जिस सॉल्वेंट में एब्जॉर्ब होगा उसे क्या कहेंगे, एब्जॉर्बेंट कहेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, ये दिया हुआ है एब्जॉर्बेंट, ये दिया हुआ है एब्जॉर्बेंट, और ये यहाँ लिख रहे हैं क्या, एब्जॉर्ब्ड गैसेस, नेम ऑफ द एब्जॉर्ब्ड गैसेस, ठीक है। कि कौन गैस एब्जॉर्ब होगा और किस सॉल्वेंट में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, किस सॉल्वेंट में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर CO2 गैस है, CO2 गैस, ठीक है। अब ये जो CO2 गैस है, ये जो CO2 गैस है, ये एब्जॉर्ब किस में होता है, NaOH या फिर KOH में, ठीक है। ये किस में एब्जॉर्ब होता है, तो NaOH या फिर KOH में क्या होता है, ये एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर मान लिया कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है, जैसे दिया हुआ है C2H4, ये C2H4 भी एब्जॉर्ब होता है, C2H4 ये किस में एब्जॉर्ब होता है, तो कॉन्क H2SO4, ठीक है। H2S जो होता है ये एब्जॉर्ब, H2S गैस होता है, ये एब्जॉर्ब किस में होता है, ये एब्जॉर्ब होता है CuSO4 सॉल्यूशन में, CuSO4 सॉल्यूशन में, ठीक है, CuSO4 सॉल्यूशन में। अगर हम यहाँ पर ले लें C2H2, ठीक है, तो ये किसमें एब्जॉर्ब होगा, ये एब्जॉर्ब होगा आपका अमोनिकल, ठीक है, अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड यानी CuCl, यहाँ कर सकते हैं Cu2Cl2, ठीक है। यानी ये क्या होता है, आपका C2H2 जो होता है वो किसमें एब्जॉर्ब होगा, तो कर सकते हैं कि अमोनिकल CuCl, ठीक है। अगर यहाँ पर H2 गैस दिया जाए तो ये H2 गैस होता है वो क्लोराइड सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, क्लोराइड सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, ठीक है ना। अब देखिए हम थोड़ा सा उसी प्रकार अगर मान लें कि ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रहा है, तो ये ऑक्सीजन गैस जो होता है वो पैरागैलोल, है ना, ठीक है, ये जो होता है पैरागैलोल में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार O3 लिया जाए तो ये क्या होता है, टर्पेंटाइन वायु, ठीक है, टर्पेंटाइन वायु में क्या होता है, ये डिसॉल्व होता है, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाता है करने में, ठीक है। लेकिन टर्पेंटाइन वायु में क्या होता है, O3 एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इस टर्पेंटाइन वायु को हम क्या कहते हैं, तारपीन वायु भी कहते हैं, तारपीन वायु। इस तारपीन वायु में क्या होता है, ये एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब सोचिए, तो जब कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये जो O2 देख रहा है इसमें क्या होता है, डिसॉल्व होता है, ये क्या है, O3 टर्पेंटाइन वायु में अगर मान लें कि एब्जॉर्ब हो जाता है, CO2 कर दिया हुआ NaOH या QH में एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो सोचिए, तो हम क्या करते हैं, जब CO2 गैस, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड CO2 गैस बाहर निकल रहा है या जो भी गैस बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो उस गैस को हम क्या करते हैं, जैसे CO2 गैस है ना, तो जो CO2 गैस बाहर निकला इस CO2 गैस को हम पार्टिकुलर सॉल्वेंट में एब्जॉर्ब करेंगे। तो पार्टिकुलर सॉल्वेंट CO2 गैस के लिए क्या होगा, NaOH होगा, ठीक है। तो इस NaOH में क्या होता है, CO2 जैसे ही बाहर निकलता है इस CO2 गैस को, है ना, इस NaOH में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक। अब एब्जॉर्ब करने के बाद हम क्या करेंगे, है ना, ये जो NaOH
में अगर CO2 गैस को अगर हम एब्जॉर्ब करेंगे तो ये जो NaOH का जो वॉल्यूम होगा, ये जो Na सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी क्या है, when CO2 gas is absorbed in NaOH then the volume of NaOH will increase, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखना है कि इसका बिफोर एब्जॉर्बिंग CO2 कितना वॉल्यूम था और आफ्टर एब्जॉर्बिंग CO2 इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आफ्टर एब्जॉर्बिंग CO2, ठीक है। और माइनस क्या करेंगे, बिफोर एब्जॉर्बिंग CO2, ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि NaOH का वॉल्यूम जो है आफ्टर एब्जॉर्बिंग CO2 कितना था और बिफोर एब्जॉर्बिंग CO2 कितना था, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम क्या करेंगे, हम दोनों को डिफरेंस निकाल लेंगे, दोनों का जितना डिफरेंस होगा, दोनों का जितना डिफरेंस होगा वो डिफरेंस जो निकलेगा, मान लें कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 20 मिलीलीटर। मान लें कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 20 मिलीलीटर। तो ये 20 मिलीलीटर क्या इंडिकेट करेगा, ये 20 मिलीलीटर इंडिकेट करेगा इट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, ये CO2 गैस का वॉल्यूम होगा, ठीक है। क्योंकि क्या है कि CO2 गैस को जब हम एब्जॉर्ब किए तभी क्या हुआ, इस NaOH का जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज कर गया। कितना इंक्रीज किया, तो 20 मिलीलीटर इंक्रीज किया। यानी इसका मतलब क्या है कि ये 20 मिलीलीटर जो होगा वो क्या होगा, CO2 गैस का वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो इस तरह से इन दिस वे वी कैन मेजर द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, ठीक है, ऑन डिसॉल्विंग इन सुटेबल सॉल्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या था, यूडियोमेट्री था। इसी तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर हम आपके सामने मौजूद रहेंगे, ठीक है। लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। थैंक यू।